कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। लोअर पीसीएस का एग्जाम होने के बाद अगला टारगेट आपका अपर पीसीएस या बीपीडीओ वीडियो या जो भी आपका पुलिस कांस्टेबल वगैरह का एग्जाम है, उन सभी एग्जाम में बच्चों हमेशा एक चीज ध्यान रखना, आप आज के समय में आर्थिक सर्वे के बराबर महत्वपूर्ण चीज कुछ है ही नहीं। आपने देखा होगा अभी लोअर पीसीएस का एग्जाम है, लगभग 5 से 7 क्वेश्चन उसमें डायरेक्ट आर्थिक सर्वे से पूछे गए। इवन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि भी अगर वो पूछता है, जैसे लगता है कि भारत सरकार की योजना है, जब मैंने 2023 में उसको कराया था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि कि इसका नोडल विभाग कृषि विभाग है, इसका मेन जो अधिकारी है सचिव या आयुक्त जो राजस्व परिषद है उसके अंडर ये काम करता है। इसके अलावा जो यहाँ पे स्कीम शुरू हुई, कब से शुरू हुई और कितनी इसमें किस्तें दी जाती है, और ये भी है बच्चों इसमें जो लास्ट किस्तें दी जाती है वो दिसंबर से मार्च तक, क्योंकि इसमें 4 महीने में 4 महीने के अंतराल में 3 किस्तें जाती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आर्थिक सर्वे से उठाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एक पूरा दर्पण होता है सरकार यानी भारत सरकार और राज्य सरकार का। ठीक है, अगर राज्य सरकार कोई चीज बताएगी तो उसमें भारत सरकार की चीजें भी रहेंगी। तो मैं आपसे ये कहूंगा, क्योंकि क्रैश कोर्स का वेट हो रहा है बच्चों को, मैं समझ रहा हूं आपकी भावनाओं को, लेकिन मैं आपसे ये कहूंगा बच्चों जितना क्रैश कोर्स इंपोर्टेंट है उसका 2 गुना इंपोर्टेंट है, उसका 3 गुना इंपोर्टेंट आपका आर्थिक सर्वे। आर्थिक सर्वे की 2 क्लासेज आ चुकी हैं, 2-3 क्लासेज और आएंगी, एक बार इसको फिनिश करने दीजिए ताकि एक साइड लग जाएगा तो आपके लिए पढ़ने के लिए आसान होगा। देखो क्रैश कोर्स से क्या है, वो तो ट्रेडिशनल चीजें हैं। आपको मैं अगर उसमें कंप्यूटर पढ़ाऊं, उसमें आपको मैं जीएस के क्वेश्चन कराऊं, उसमें आप उत्तराखंड की चीजें बताऊं, वो तो है ही है, वो हमने किया हुआ है। वो सिर्फ और सिर्फ एक अभ्यास, एक प्रैक्टिस है। यानी जितनी जल्दी हम रिविजन कर सके, एक रिवाइज के तौर पर उसको आप लोग देखिए। उसको इतना सीरियस होकर देखने की जरूरत नहीं है कि नहीं सारा इसी से आएगा, वो आपका एक रिविजन कराएगा। और हाँ, इतना जरूर है कि जो बच्चे नए हैं या जिसने नहीं तैयारी की उसके लिए एक आसान रास्ता वो बना सकता है, लेकिन उसमें आपका आर्थिक सर्वे की कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है वो आप आने वाले पेपर में देखना, या जो पेपर हो चुके हैं उनमें भी देखना है। ठीक है, अब लास्ट टाइम में जो पढ़ाया था उसमें आज हम देखेंगे बच्चों, जैसे सरकार की जो राजस्व प्राप्तियां 2024-25 में बताई गई हैं, सरकार को आखिर राजस्व प्राप्तियां कहां से हो रही हैं। देखो प्राप्ति में भी 2 प्रकार की होती है, एक पूंजीगत प्राप्ति होती है, एक राजस्व प्राप्ति होती है, और वो टोटल होती है प्राप्तियां। एक सिर्फ राजस्व प्राप्ति लिखा है मैंने, दोनों में अंतर होता है, ध्यान रखना। एक होता है राजस्व प्राप्तियां, एक होता है पूंजीगत प्राप्तियां। अब राजस्व और पूंजीगत दोनों, और एक क्वेश्चन और ध्यान आया क्रैश कोर्स में जो मैंने अभी तारापुर कमेटी कराई थी, अगर याद है आपको, जिन बच्चों ने क्रैश कोर्स वगैरह की क्लासेस कर रहे हैं, तारापुर कमेटी भी पूछ दिया उसने अभी लोअर पीसीएस में। ठीक है, क्वेश्चन तो आते ही हैं बच्चों। और जो 2023-24 का मैं आपसे बार बार कहता था कि 23-24 का देख के जाना, इस बार वेबसाइट पे अपलोड नहीं है 24-25 का आर्थिक सर्वे, तो उसने क्वेश्चन ही 23-24 से पूछ दिए। ठीक है, और ये इवन यहाँ तक क्वेश्चन के 9 पॉइंट कुछ % जो मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स है वो भी आपकी करंट अफेयर्स की कॉपी में होगा, इसको चेक करना एक बार। ठीक, तो इसमें लिखना आप लोग राजस्व प्राप्तियां लिखना बच्चों। ठीक है, 2024-25 में जो अनुमानित है राज्य सरकार को जो प्राप्तियां हुई हैं 2024-25, ठीक है, राजस्व प्राप्तियां अगर इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, वो सब क्वेश्चन पैटर्न होते हैं उसके पूछने के। राजस्व प्राप्तियां अगर आप देखोगे तो इसमें राज्य सरकार को जो केंद्र सरकार से प्राप्त हस्तांतरण, यानी जो केंद्र सरकार से प्राप्त हुआ है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, प्राप्तियों में, ठीक है, वो भी कौन सी प्राप्तियां, राजस्व। ठीक है, राजस्व शब्द लिखा होना चाहिए, केंद्र सरकार से प्राप्त हस्तांतरण लिखो, सरकार से प्राप्त हस्तांतरण। ठीक है, ये राज्य सरकार की प्रमुख क्या है बच्चों, प्राप्ति है राजस्व में, जो कि लगभग 32.20% है। ठीक है, इसके अलावा बच्चों राज्य सरकार जो है उत्पाद कर, यानी उत्पाद कर, इससे राज्य सरकार को प्राप्ति होती है। इसके अलावा जो तीसरे नंबर बच्चों आय एवं संपत्ति कर। ठीक है, टोटल कर ना होगी, ये मैंने इंडिविजुअल टैक्स खोल दिए, देखो मैंने टैक्स यहाँ पे खोल दिया, फिर यहाँ टैक्स खोल दिया, और ओवरऑल टैक्स होगा तो फिर क्या हो जाता है वो देखो क्वेश्चन पूछने के पैटर्न पे डिपेंड करता है। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत करना, सर आपने तो वहां कुछ और लिखा रखा है प्राप्ति, यहाँ कुछ और लिखा है। वहां जो प्राप्तियां हैं बच्चों, अगर उसमें टोटल कर लिखा है तो उसमें सब कर आ गई। अब सब कर को जोड़ोगे तो फिर तो कर ऊपर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पैटर्न क्या बदल दिया मैंने। अगर इस तरीके से ऑप्शन पूछता है कि इनमें से कौन सा राज्य सरकार को सर्वाधिक प्राप्त होता है, तो ध्यान रखना केंद्र सरकार से प्राप्त हस्तांतरण, उत्पाद कर, आय एवं संपत्ति कर लिखो, आय एवं संपत्ति कर। ठीक है, आय एवं संपत्ति कर, और लास्ट लिखो बच्चों 4th पोजीशन पे, वो अपने राज्य सरकार को जो प्राप्त हो रहा है वो किसी से प्राप्त होता है, उत्पादन कर। ये है उत्पाद कर, ठीक है, उत्पाद कर, और वो है उत्पादन कर, प्रोडक्शन जो होता है। ठीक है, उत्पादन कर। ठीक, ये है बच्चों लगभग 32.20%।
यानी 32.20% के समथिंग आपको केंद्र सरकार से प्राप्त हस्तांतरण होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप उत्पाद कर देखोगे बच्चों, वो आपको जो प्राप्त होता है लगभग 36.36 तो मतलब 26 के आसपास। बाकी हमने ये कुछ भी नहीं देखना है। ठीक है, तो मेनली आप ये देखना कि राज्य सरकार को जो प्राप्त हो रही हैं चीजें वो किस तरीके से हो रही है, यानी केंद्र सरकार से प्राप्त उनको हस्तांतरण केंद्र सरकार से हो रहा, इसके अलावा उत्पाद कर हो रहा, इसके अलावा आय एवं संपत्ति कर है, इसके अलावा उत्पादन कर। अगर इसमें अगर आपसे ये पूछता है कि किसमें कितना ज्यादा होता है, वो आप लोग देखना, ये देखना। अब लेकिन ये एक चीज ध्यान देने वाली है बच्चों, जैसे केंद्र सरकार से प्राप्त हस्तांतरण है ये 32.20% है जो मैंने अभी बताया आपको, लेकिन याद रखना इसमें स्टार लगा देना, उत्पाद कर इससे भी ऊपर है, यानी राज्य सरकार को 36.36%। अब ये फर्स्ट पोजीशन पे ये है, यानी अगर इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछता है कि राजस्व प्राप्ति में कौन सा हिस्सा सर्वाधिक है, तो उत्पाद कर ऊपर हो जाएगा, यानी उत्पाद कर से राज्य सरकार को 36.36% की प्राप्त होती है। इसके अलावा जो आय एवं संपत्ति कर बहुत ज्यादा नहीं है, 14% के आसपास है, और उत्पादन कर 6%। ठीक है, ये है लगभग 14.484%। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है ये वाली। ठीक है, 14.84%, और ये लगभग 6% है, कौन सा, उत्पादन कर, यानी उत्पादन कर भी लिख लो आप अगर चाहो तो 6.45%। ठीक, लगभग अनुमानित है। अब आपको मैं आपसे यहाँ पे कंफ्यूज मत करना, बस मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि यहाँ कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। आप पक्का मुझसे कहोगे सर वहां तो अलग लिखा था। देखो, अगर ये प्राप्त होता है कि राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति में इनमें से किसका हिस्सा सर्वाधिक है, तो उत्पादन कर इससे ऊपर होगा। इन दोनों में अगर ऑप्शन आता है तो उत्पादन कर को आपको ऊपर रखना है। ठीक है, इसके अलावा लिखो, ये तो राजस्व प्राप्तियां होगी। अब होता है बच्चों व्यय, सरकार खर्च भी तो करती है ना, तो 2024-25 में व्यय लिखो। व्यय कौन सा लिखोगे, याद रखना, व्यय लिखोगे राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय। जब व्यय किया जाता है बच्चों, दोनों तरीके के व्यय उसमें देखने हैं, प्राप्ति में भी दोनों देखने हैं, लेकिन हमने प्राप्ति में सिर्फ राजस्व प्राप्तियां ली थी, पूंजीगत प्राप्तियां नहीं लिखी थी। लेकिन व्यय में मैं दोनों कवर कर रहा हूं, क्योंकि सरकार ने पा तो लिया, पैसा तो ले लिया सरकार ने, अब खर्च कहां पे कर रही है। ठीक है, तो लिखो व्यय, लिख लो व्यय कौन कौन से होगा, टोटल व्यय हो गया, कुल व्यय लिखना है आपको, कुल व्यय लिख लो, व्यय का मतलब कुल व्यय लिखो इसको। ठीक है, कुल व्यय का मतलब जिसके अंदर राजस्व और पूंजीगत व्यय दोनों आता है, दोनों व्यय। ठीक है, ये मैंने आपको सब बताया हमें कि राजस्व प्राप्ति क्या होती है, पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है, यहां नहीं कराऊंगा। ठीक है, इसमें लिखो कर्मचारियों की पारिश्रमिक पर व्यय। ठीक है, कर्मचारियों के पारिश्रमिक पर व्यय। दूसरा लिखना गैर सरकारी संगठनों को अग्रिम हेतु व्यय। लिखो कार्मिकों के पारिश्रमिक व्यय, कार्मिकों के पारिश्रमिक व्यय पहले में। ठीक है, सेकंड में आपने लिखना है बच्चों, इसमें जो गैर सरकारी संगठन होते हैं, एनजीओ होते हैं, उनको जो अग्रिम व्यय देती है सरकार, ठीक है, एडवांस उनको देती है। लिखो एनजीओ को, गैर सरकारी संगठन होते हैं ना, को अग्रिम व्यय, अग्रिम के रूप में जो पैसा देती है, यानी एक एडवांस से जो पैसा देती है उनको। ठीक है, एनजीओ को अग्रिम व्यय। इसके अलावा तीसरे पोजीशन पे लिखना बच्चों आप लोग सकल पूंजी निर्माण हेतु व्यय। ठीक है, ये ऐसे याद करना, सकल पूंजी निर्माण, यानी कैपिटल का अगर आपने निर्माण करना, सकल पूंजी निर्माण पर व्यय। ठीक, ये ध्यान रखना। अब आपसे सुनना, अगर आपसे पूछता है कि कुल व्यय सरकार का राज्य 2023-24-25 के आधार पर राजस्व या पूंजीगत व्यय जो है कहां पर सर्वाधिक है, कार्मिकों के पारिश्रमिक व्यय पे। ठीक है, ये लगभग है बच्चों 30%, दूसरा 22%, वो है 14%, लगभग 30%, लगभग 30% लिख दो, अनुमानित है। ठीक है, और दूसरा जो एनजीओ को अग्रिम के रूप में सरकार व्यय देती है, तो लगभग 22% है, और वो लगभग 14% है। ठीक है, ये अनुमान है, पॉइंट में नहीं लिखा रहा मैं ये कितना, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे नहीं आएगा इतना पूछने को आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा कहां पर राज्य सरकार व्यय कर रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसके अलावा बच्चों आपको एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट अब यहां से पढ़नी पड़ेगी, उस चीज को आपने नोट करना है। आप लोग एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट लिखना, राज्य सरकार की मुद्रास्फीति जो होती है उसके संबंध में जो आंकड़े, क्योंकि ये लोग कहां से क्वेश्चन पूछेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। आप ट्रेडिशनल पढ़ते रहोगे, उत्तराखंड के इतिहास पढ़ते रहोगे, भूगोल पढ़ते रहोगे, आपसे क्वेश्चन किसी और जगह, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मेरिट में आपके होने या ना होने को डिसाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चन है ना वो मैक्सिमम लोगों के सही होंगे, मैक्सिमम लोगों, मैं ये नहीं कह रहा सबके सही होंगे, लेकिन जो ढूंढते रह जाओगे वाला चीज है वो यहीं पे है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन मिलना इतना आसान नहीं होता है। अब देखना बच्चों, नेक्स्ट जो देखना है आपको, आप लिखो मुद्रास्फीति। आपको पता होगी जैसे महंगाई है बच्चों, उसका मापन कैसे किया जाता है, उसके लिए दो तरीके हैं। जैसे हम लोगों को पता होगा, आपको पता होगा जो मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति। ठीक है, जो मुद्रास्फीति का मापन किया जाता है बच्चों, वो दो तरीके से किया जाता है। एक को बोलते हैं WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स, और एक को बोलते हैं CPI,
कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, आपको पता है ना, ये आपको यहाँ मैं समझा रहा हूँ, ठीक है, ये लिखने की जरूरत आप चाहो तो लिख लो। मुद्रास्फीति यानी महंगाई का मापन दो तरीके से होता है, एक को बोलते हैं होलसेल प्राइस इंडेक्स, एक को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स में कितनी 697 वस्तुएं हैं, ठीक है, 697 वस्तुएं, मतलब ये देखा जाता है इन 697, एक मतलब टोकरी होती है, ये भारत सरकार की है, ठीक है, एक टोकरी होती है जिसमें 697 वस्तुएं, उनकी कीमत देखी जाती है कि उसमें कितना प्रतिशत बदलाव आया है, उसी के आधार पर होलसेल प्राइस इंडेक्स निकाला जाता है। ये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पूछ चुका है, ठीक है, कितनी वस्तु होती है। दूसरा होता है बच्चों सीपीआई। सीपीआई में क्या होते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में वस्तुओं की कीमत के साथ साथ सेवाओं की कीमत भी रखते हैं, इसमें सेवाएं शामिल नहीं होती क्योंकि ये उपभोक्ता वर्ग से संबंध नहीं है, ये किससे है, उत्पादक और ये व्यावसायिक वर्ग से संबंधित है। होलसेल प्राइस इसका होता है, ठीक है, इसका उपभोक्ता से कोई लेना देना नहीं है, उपभोक्ता के लिए ये है। तो पहले हमारे वहाँ सीपीआई चलता था बच्चों, लेकिन अब जो चलता है हमारे देश में महंगाई नापने के लिए, उसको मापने के लिए, उसका नाम है सीपीआई कंबाइंड, यानी तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ब्रैकेट में कंबाइंड मतलब संयुक्त। संयुक्त का मतलब शहरी क्षेत्रों के लिए अलग निकलता था, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग निकलता था, एक शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निकाला जाता है, उसको बोलते हैं सीपीआई कंबाइंड, ठीक है। तो वर्तमान में जो मुद्रास्फीति का बेसिकली मापन किया जा रहा है वो सीपीआई कंबाइंड से किया जा रहा है, सीपीआई कंबाइंड, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी इसको अगर आप हिंदी में लिखना चाहो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लिख दो, ब्रैकेट में लिखो कंबाइंड मतलब संयुक्त। संयुक्त का मतलब शहरी क्षेत्र के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए। अर्थात देखो, एक होता है सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रूरल के लिए, ग्रामीण क्षेत्र के लिए, एक होता है सीपीआई अर्बन क्षेत्र के लिए यानी शहरी क्षेत्रों के लिए, एक होता है सीपीआई कंबाइंड, यानी जिसमें कौन आएगा बच्चों, ग्रामीण और अपने आप में शहरी क्षेत्र। तो हम लोग जो वर्तमान में मुद्रास्फीति का मापन करते हैं वो सीपीआई कंबाइंड के बिहाफ पे करने लगे हैं, ये ध्यान रखना। अब जो सीपीआई का बच्चों अन्य नाम है, इसका नाम है जीवन निर्वाह सूचकांक, यानी जो सीपीआई है, सीपीआई का अन्य नाम लिखो। सीपीआई पहले है क्या, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक लिख दिया होगा आपने हिंदी में इसको, या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसको लिख लिया होगा, इसका अन्य नाम जीवन निर्वाह सूचकांक, ठीक है, जीवन निर्वाह सूचकांक इसी को बोलते हैं, ठीक। और ये जो बच्चों जीवन निर्वाह सूचकांक है, इस जीवन निर्वाह सूचकांक में हमने एक चीज देखनी है, यहां पर उत्तराखंड सरकार ने क्या किया है, उत्तराखंड में सीपीआई का आधार वर्ष इन लोगों ने रखा है 2017-18, मतलब एक तो राष्ट्रीय स्तर पे चलता है, एक हम लोग करते हैं, यहां पे से क्वेश्चन आने की संभावना है, ठीक है। सबसे पहले लिखो उत्तराखंड में सीपीआई का आधार वर्ष, उत्तराखंड में सीपीआई का आधार वर्ष, आधार वर्ष, ठीक है, ये है बच्चों 2017-18। अब आप कहोगे सर ये क्या हुआ, ये होता है बच्चों, हम लोग अगर किसी चीज की कीमत देखने की कितना उसमें महंगाई यानी कितना उसमें रेट चेंज हुए हैं, हमें कोई ना कोई एक बेस ईयर पकड़ना होगा, हम तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा कि अभी 2025-26 चल रहा है, किसी मार्केट की कीमत अगर मैं कहूँ कि इस मार्कर में जो है 5% की इसके रेट बढ़ गए, मैं कब कैसे कहूं कि 5% के रेट बढ़ गए, मुझे ये देखना पड़ेगा कि आधार वर्ष में इसकी कीमत कितनी थी और वर्तमान में इसकी कीमत कितनी है। तो आधार वर्ष में जो इसकी कीमत थी और वर्तमान में जो कीमत है उसका मैं प्रतिशत बदलाव निकालूंगा, वो कैसे निकालना वो सब छोड़ दो, वही क्या कहलाता है बच्चों अपने आप में आधार वर्ष, जो कि एक माप किस चीज में सहायता करता है हमारा जो मुद्रास्फीति के मापन में, ठीक है। तो हमने उत्तराखंड ने सीपीआई के लिए आधार वर्ष रखा है 2017-18, जबकि आपको पता है भारत सरकार में क्या चल रहा है आजकल, सीपीआई कंबाइंड। भारत में क्या चलता है मुद्रास्फीति के मापन के लिए, सीपीआई कंबाइंड, और पता है इसका आधार वर्ष कितना है, 2012। सीपीआई, अगर ये क्वेश्चन भी लिख लो आप साइड में, ये इंडियन गवर्नमेंट ने, ठीक है, यानी भारत पर यानी राष्ट्रीय स्तर पे जो है सीपीआई कंबाइंड का आधार वर्ष 2012 है, लेकिन उत्तराखंड में हम सीपीआई का मापन जो करते हैं वो 2017-18 के बेस ईयर पे करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसमें क्या होता है बच्चों, हमने ये मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना इस पॉइंट को, क्योंकि ये शायद ही उत्तराखंड में किसी ने पढ़ाया होगा आज तक, मुझे लगता नहीं कि किसी ने ये पॉइंट पढ़ाया होगा आपको, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, सीपीआई में हम लोग देखते हैं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कंबाइंड ही समझो इसको, ठीक है, ये सीपीआई कंबाइंड ही है। हमने क्या किया, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों से 74 मार्केट जो मेन है, 74 मेन मार्केट, जैसे देहरादून पकड़ा, ये पकड़ा वो, तो ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्रों से हमने 74 मार्केट पकड़े, यानी यहां से हमने क्या पकड़े, 74 बाजार,
उन 74 बाजारों में दो कैटेगरी रखी है हमने। एक रखा हमने ग्रामीण क्षेत्र में, एक रखा शहरी क्षेत्र में। ग्रामीण क्षेत्र में हमने रखे बच्चों 34 जो शहर हैं, और शहरी क्षेत्र में देखिए 40 बाजार। ठीक है, इसमें हमने क्या किया, 34 इलाके हमने ग्रामीण से रख दिए, 40 रख दिए हमने शहरी क्षेत्र से। ये शहरी क्षेत्र से, ठीक है, यानी हमने उत्तराखंड में 74 बाजार पकड़े और उसमें 40 शहरी क्षेत्र से पकड़े और 34 कहाँ से पकड़ दिए, ग्रामीण क्षेत्र से। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब हमने क्या किया, शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र का जो मार्केट पकड़ी बच्चों, उसमें हमने वस्तुएं ली। हमने क्या किया, 192 जो वस्तुएं हैं बच्चों ग्रामीण क्षेत्र से पकड़ी, यानी ग्रामीण लोगों की दिनचर्या, यानी ग्रामीण लोगों के जो जीवन के लिए बहुत आवश्यक वस्तुएं हैं, 192 वस्तु हमने ग्रामीण क्षेत्र से पकड़ी और 190 वस्तुएं हमने कहाँ पकड़ी, शहरी क्षेत्र से। कहने का मतलब समझ रहे हो ना, वस्तु और सेवा जो भी है, मतलब हमारे वस्तु और सेवा दोनों चीजें हैं। ठीक है, हमने क्या किया, हमने किया एक 74 बाजार हमने टोटल उत्तराखंड के पकड़े, उसमें 34 हमने ग्रामीण मार्केट पकड़े, 40 शहरी। उन मार्केट्स में जो हमारे नीडफुल चीजें हैं, हमने 192 वस्तुएं हमने ग्रामीण क्षेत्र से पकड़ी, 190 शहरी क्षेत्रों से। इन दोनों को मिला के हमने एक बकेट बनाया, एक टोकरी बनाई। फिर उन टोकरी में, यानी टोटल कितना हो गया, फिर 192 और 190 कितना हो गया, 1 1 2 9 2 18, 380 और 302, 382 वस्तुएं हुई। ठीक है, यानी टोटल हमने 382 वस्तुओं की एक क्या बना दी बच्चों, उत्तराखंड में टोकरी बना दी। यानी सीपीआई कंबाइंड के लिए ग्रामीण और क्षेत्र में 382 वस्तुओं की हमने क्या करी, टोकरी बनाई। मतलब उसमें सब होगा, उसमें कपड़े, जूता, चप्पल, दवा, दूध, अंडा, मीट, मछली, मांस, सब्जी, फल, सब कुछ होगा। उसके अंदर हमने ये बना दी। अब हमने इस टोकरी में देखा कि इसमें रेट कितने बदल रहे हैं इसके कंपेयर में। किसके कंपेयर में, इसके। इन सब की औसत कीमत सपोज 1000 रुपए है वर्तमान टाइम में, सपोज। ठीक है, सपोज 1000 रुपए इन सबकी कीमत है, और 2017-18 में सपोज इनकी कीमत 800 रुपए थी। कितनी थी, 800 रुपए। अब बताओ, आधार वर्ष 2017 में 800 रुपए, वर्तमान में 1000, तो कितना परिवर्तन आया, 200 का। कितने के सापेक्ष परिवर्तन आया, 800 के। इसको इंटू कर दो 100 से, ये 20 गए बच्चों, ये कितना हो गया, 8 से 200 बार, जितनी बार कटता है आपका, वही आपका क्या होगा, मुद्रास्फीति, यानी सीपीआई जो आएगा आपका वही आएगा। तो आपसे अब क्वेश्चन क्या पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि कितना था। आप याद रखना कि हमने कितने मार्केट पकड़े हैं सीपीआई के लिए, हमारा आधार वर्ष क्या है, हमारे ग्रामीण क्षेत्र से कितने बाजार में कितनी वस्तुएं ली हैं, शहरी क्षेत्र के कितने जगह से कितनी वस्तुएं ली हैं, टोटल कितनी वस्तुएं हमने सीपीआई कंबाइंड में कवर की हैं। ठीक है, तो भाव संग्रह इसी से हमें क्या पता चलता है बच्चों, उत्तराखंड में महंगाई इसी से निकालते हैं। ठीक है, तो अब याद रखना, जितनी भी ये वस्तुएं हैं इसको हमने 6 समूहों में बांटा है, यानी अब हर किसी का वेट अलग अलग होगा ना, वेटेज। अब जरूरी थोड़ा यार, एक बार बताओ, मछली हर कोई थोड़ा खा रहा है, अब आप कहोगे मछली के रेट बढ़ गए हैं या मछली के रेट घट गए, हो सकता है कि दूसरा इंसान वो खाता ही ना हो सकता है कि एक आदमी ऐसा हो जो मतलब नॉर्मली शहरी क्षेत्र या ग्रामीण क्षेत्र में बहुत हाई फाई जीवन लाइफ स्टाइल जीता हो, एक बहुत बेसिक जीता हो। तो हमने क्या किया बच्चों, हमने 100, जैसे 100 का हमने टोटल हमारा 100 था, हमने इन जो ये मैंने वस्तुएं रखी ना, वस्तुएं, इसमें खाद्य वस्तुएं होंगी नहीं होंगी, बिल्कुल बताओ होंगी ना। इसमें ईंधन से संबंधित वस्तुएं होंगी नहीं, ईंधन का मतलब हो सकता है आपकी लाइट भी आ सकती, लाइट जो कह रहा हूं, आपका पेट्रोल आ सकता है, एलपीजी आ सकता है, डीजल आ सकता है, और इसमें पावर से संबंधित चीजें हो सकती हैं, उसके भी तो रेट बढ़ते हैं ना, बढ़ते घटते हैं। इसके अलावा आप खुद ही सोचो, इसमें खाद्य वस्तुएं, विनिर्मित वस्तुएं होंगी नहीं होंगी। विनिर्मित मतलब जो मैन्युफैक्चर्ड है, मैन्युफैक्चर का मतलब आपने उठाया और मार्केट वहां भेज दिया, इंडस्ट्री में भेज दिया, वो तैयार होकर आ गई। तो किसी भी इंसान के जीवन में, उसके समग्र जो आर्थिक जीवन है उसमें वस्तुओं का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वस्तु और सेवाओं का, और उसके समग्र आर्थिक जीवन को प्रभावित करने में इनकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रहती ही रहती है सबकी। ठीक है, तो हमने क्या किया, इन जो वस्तुएं हैं, जो मैंने 382 शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की जो वस्तुएं हैं, इसको 100 में से मैंने वेट देना शुरू किया, किसका भार कितना है। जैसे खाद्य पदार्थों का मैंने कहा कि यार भाई टोटल में से इतना भार है, तो मैं आपको नॉर्मल लिखाता हूं, फैक्ट लिखो सीपीआई संयुक्त में सर्वाधिक भार खाद्य एवं पेय पदार्थों का, लिखो सीपीआई संयुक्त में, उत्तराखंड के लिए पढ़ लें। ठीक है, हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, सीपीआई संयुक्त में सर्वाधिक भार किसका है बच्चों, खाद्य एवं, सर्वाधिक भार किसका है, खाद्य एवं पेय पदार्थ। यानी अगर हम ये कहें कि 100 टोटल है, उसमें पता है कितना वेटेज है खाद्य एवं पेय पदार्थ का, ये है बच्चों लगभग 45.86%। अब आप सोचो हमने क्या किया है, 45.86, हमने क्या किया बच्चों, जो टोटल ये टोकरी थी, बकेट जो आपके आ रहा है ना 190 और 192, इसको हमने 6 उपभागों में बांट दिया। कितने में,
6 उपभाग बांट दिए। जैसे हमने कहा 382 बोला ना मैंने, 600, 190 और 192, तो टोटल 682 हो गया। या आप ग्रामीण क्षेत्र के लिए निकाल लो, शहरी क्षेत्रों के लिए निकाल लो, तो उसके हिसाब से देखना। हमने इसके 6 उपभाग बनाए, ठीक है। 6 उपभाग कैसे, एक में हमने कुछ वस्तुएं इसमें कौन सी होंगी, खुद बताओ। खाद्य एवं पेय पदार्थ होगा नहीं होगा, खुद ही सोचो, खाने वाली चीजें और पीने वाली चीजें। इसके अलावा बच्चों कई लोग क्या होते हैं, पान, तंबाकू और मादक पदार्थ लेते हैं, उसका भी, क्योंकि हर किसी के लाइफ अपनी अपनी है, इसमें पान, तंबाकू और मादक पदार्थ भी होगा। इसके अलावा इनमें जो होंगे बच्चों, जो कपड़े और जूते भी होंगे। इसके अलावा इसमें आवास होगा, कि घर भी तो होना चाहिए रहने के लिए। इसके साथ साथ ही इसमें बच्चों ईंधन व प्रकाश होगा, साथ ही साथ अन्य। तो सर्वाधिक जो वेटेज है बच्चों इसमें इसका है, यानी इसमें रेट चेंज होता है तो सबसे ज्यादा चेंज इसी के आधार पे आते हैं। तो सर्वाधिक वेटेज किसको दिया हमने, तो सर्वाधिक भार खाद्य एवं पेय पदार्थ का, अन्य का लिख लो आप, ठीक है। समझ गए ना, आपको रटना नहीं है बच्चों, समझना है, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन मैं अपनी ओर से कोशिश कर रहा हूं कि आपके एग्जाम की दृष्टि से जितना आपको आ सकता है वो मैं आपको कवर करवा दूं, ठीक है बच्चों। वैसे कराते नहीं है कोई इतनी डीप वाली चीजें, लेकिन परीक्षा के पैटर्न अगर आप देखेंगे आज के टाइम पे, बहुत अपने आप में एक यूनिक टाइप के पेपर बनने लगे हैं। अब यहाँ सोचो कि मतलब ऐसा नहीं कि हम परीक्षा वाणी, विंसर ईयर बुक या फिर हम नॉर्मल उत्तराखंड का इतिहास ही रट के चले जाएं, वो अपनी जगह ठीक है, उसकी प्रासंगिकता में प्रश्न चिन्ह नहीं कर रहा हूं, वो अपनी जगह सही है, उसको पढ़िए। लेकिन आपका जो आर्थिक सर्वे, सरकार की योजनाएं, कहां कहां से क्वेश्चन आते हैं, तो मेरिट तो इसी से चेंज हो रही है, आप खुद ही देख रहे होंगे। तो जो अन्य वस्तुएं हैं बच्चों, उसमें लिखो पे, जो मतलब जो अन्य आएगा आपका, दूसरे में सबसे ज्यादा वेटेज जो है बच्चों किसका है, वो आवास का 10.07%, ठीक है। अन्य लिखो आवास 10.07%। इसका हमने भार कितना दिया है सीपीआई में, 10.07। ये स्टेट का है, ठीक है, नेशनल का नहीं है, याद रखना इसका। इसके अलावा जो अगला दे रखा है बच्चों, हमने ईंधन व प्रकाश का दिया है, ठीक है। किसका दिया है, ईंधन व प्रकाश का। अन्य में तो बहुत सी चीजें आएंगी, ठीक है, मेन बता रहा हूं मैं आपको, ईंधन व प्रकाश का ये कितना है, 6.84% है, ठीक है। इसके अलावा देखो ईंधन व प्रकाश के अलावा बच्चों कपड़े एवं जूते 6.53, कपड़े एवं जूते, ठीक है, 6.53% का है, ठीक है। इसके अलावा बच्चों अन्य मतलब बहुत सी चीजें हो सकती हैं, हम उतना नहीं जाएंगे। अन्य लिखो 28.32%। अब अन्य में बहुत से टुकड़े बन जाएंगे, अन्य 28.32%, ठीक है। इसमें मादक पदार्थ भी लिख लो आप, मादक पदार्थ भी अगर आप चाहो तो लिख लो 2% के आते, जिसका सबसे कम है तो लिख लो पान, तंबाकू या मादक पदार्थ है, क्योंकि अगर सबसे कम किसका है पूछेगा तो पान प्लस तंबाकू प्लस मादक पदार्थ है, ठीक है। ये 2.38% के आसपास है। तो आपको बेसिकली ये देखना है कि सबसे ज्यादा वेटेज किसको दिया गया इन वस्तुओं में, खाद्य एवं पेय पदार्थों को 45.86%, इसके अलावा आवास को, ईंधन व प्रकाश को, अन्य को 28, कपड़े व जूते को 6.53, ठीक है। अब देखना बच्चों, अब जैसे आप कितना पढ़े आपको, ठीक है, कितना आपने मेहनत की, बहुत मेहनत करके गए, लेकिन आपको पता ही नहीं चला कि यार इस लेवल का भी क्वेश्चन, आप पता यकीन नहीं करोगे ना, जो कल मतलब एक क्वेश्चन आया था प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वाला, पता है जब मैंने आर्थिक सर्वे आपको पिछली बार कराया था 2023-24 में, वो मैंने जानबूझ के छोड़ा किस्त वाला, मुझे ये नहीं पता था कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। मैंने उसमें आपको ये बताया कि कब से शुरू हुई, मैंने आपको किस्त उसमें बताई कितनी होती है, मैंने आपको इवन उत्तराखंड का नोडल विभाग भी बताया कि कृषि विभाग उसकी नोडल एजेंसी है, साथ ही साथ नोडल अधिकारी कौन है ये तक बताया था। सोचो, सचिव या आयुक्त कृषि विभाग का, राजस्व परिषद, सॉरी। उतना डीप जाने के बाद भी उसने क्या पूछा, अंतिम किस्त कौन से महीने में दी जाएगी। अब मतलब ये खुद सोचने वाली बात है। इस तरीके के प्रश्न अगर आते हैं तो सोच लीजिए आप कहां तक आपको स्टडी, कहां तक आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो हर चीज इंपॉर्टेंट अपनी आज के टाइम पे हो चुकी है, मेहनत करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे बच्चों, अदरवाइज बहुत पिछड़ जाओगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ही ज्यादा तगड़ा हो गया है, ठीक है। अगला लिखो, राज्य में सीपीआई कंबाइंड 2024 जो है बच्चों, उसकी जो यानी मुद्रास्फीति जो है सीपीआई कंबाइंड 2024 में जनवरी में रही लगभग 4.55% और दिसंबर में रही 6.05%, ठीक है। तो लिखो राज्य में सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, ब्रैकेट में कंबाइंड लिखना, यानी जो कंज्यूमर यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर लिखना है। सीपीआई 2024 के आधार पर, सीपीआई राज्य में सीपीआई कंबाइंड इन 2024 के आधार पर माह जनवरी व माह दिसंबर की मुद्रास्फीति लिखो, जनवरी और दिसंबर की, ठीक है। जनवरी की जो रही बच्चों, हमारी जो जनवरी के महीने में रही +4.55%, यानी हमारी जो महंगाई रही जनवरी में
4.55%, और जो दिसंबर के महीने में रही वो रही कितनी बच्चों, 6.05%। ठीक है, बाकी मैं नहीं करा रहा, ये लिखो 6.05%। ठीक है, ये हमारा महंगाई रही पिछले बार के कंपेयर में इतना, और आधार वर्ष मैंने नेशनल के लेवल का आपको बता दिया। ठीक है, अब याद रखना 2024 में सीपीआई कंबाइंड सर्वाधिक न्यूनतम किस महीने रहा, लिखो वर्ष 2024 में सीपीआई कंबाइंड सर्वाधिक व न्यूनतम, लिखो मतलब इसका मतलब सबसे ज्यादा महंगाई कंज्यूमर प्राइस के आधार पर किस मंथ में रही और सबसे कम किस महीने में रही, ये भी आपको पता होना चाहिए। सर्वाधिक रही बच्चों अक्टूबर में और सबसे कम रही अगस्त में। ठीक है, इसको लिखो सर्वाधिक अक्टूबर में, अक्टूबर 2024 की, 2024 का बता रखा है। ठीक है, पिछले बार का, और सबसे न्यूनतम रही अगस्त में। अगस्त में ये पहुंच गई थी 2 पॉइंट कुछ %, और जो अक्टूबर है बच्चों ये फिर पहुंच गई 6 पॉइंट कुछ %। ठीक है, 6.05 लिखो अक्टूबर में, अगस्त में लिखो 2.37, ये गई थी 2.37%। डेटा मत पढ़ना इसका, ठीक है, और इसका लिखो 6.38। तो ये डेटा नहीं आएगा, आपको ये पता होना चाहिए कि किस महीने कितनी रही थी। तो 6.05% इसका कर दो, 6.38 6.8। अब आपको देखो, आपसे पूछता है राज्य में सीपीआई कंबाइन माह जनवरी में कितनी थी, दिसंबर में, ऐसे ही पूछेगा नहीं, लेकिन इसके चांसेज हैं कि सर्वाधिक और न्यूनतम किस महीने में रही। अगर वर्ष 2024 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड की दर सर्वाधिक किस माह में रही, आत्मा परमात्मा। क्यों सोचा ही नहीं कभी कि ऐसा भी पूछ सकता है, सोचना पड़ेगा ना। जब आप एग्जामिनर के माइंड को रीड करने लग जाओगे, अभी तो आप सिर्फ अपने माइंड को भी रीड नहीं कर पाते हो ढंग से, अभी आप क्या करते हो, दूसरे को रीड करते हो। कहीं कहेंगे सर क्या पढ़ा रहे हैं, कभी कहेंगे क्या पढ़ा रहे हैं, कई प्रकार के विद्वान आएंगे चैनल पे, कई प्रकार के कमेंट करेंगे। कुछ बच्चों को जिसको फायदा हो रहा वो नहीं सोचेंगे कि अरे भाई इतना जो है अगर आपके पास अनावश्यक समय है, इससे बेहतर है कि स्टडी कर लीजिए, या सेल्फ स्टडी कीजिए, या कहीं कोचिंग संस्थान में जाइए, या किसी यूट्यूब से पढ़िए, या खुद मतलब किताबों से पढ़िए। आप सबसे ज्यादा सफल होते हैं सेल्फ स्टडी से, मैं साफ साफ कह रहा हूं। मैं यहाँ पे सिर्फ आपकी मदद कर सकता हूं, आपको डायरेक्शन दे सकता हूं। ये कोई मतलब वो नहीं कि सारा सिलेबस मैं ही कराऊंगा, हर सब्जेक्ट में ही कराऊंगा। मैंने बहुत कराया है बच्चों, पिछले 2020 से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो 5वां साल इसमें कंप्लीट होने वाला है। इतने साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, इतने बच्चे चयनित हुए हैं, इतना कोर्स किया है, इतने एग्जाम में बच्चों को फायदा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आप नए हो, शायद अनुभव नहीं है अभी ज्यादा, तो ये ध्यान रखना इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ये पेपर में देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि समय की डिमांड है, आपको ये सब चीजें भी अब पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, अब लिखना लास्ट चीज बताता हूं, एक होता है तो मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, यानी एक माह में प्रति व्यक्ति कितना खर्च कर रहा है। इसके आधार पे भी कुछ आंकड़े होते हैं, वो मैं आपको लास्ट करा देता हूं आज का। लिखो एवरेज मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर उत्तराखंड 2023-24 लिखना है। ठीक है, लिखो एवरेज यानी औसत मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर इन उत्तराखंड, कब, 2023-24 में, यानी वर्ष 2023-24 में बच्चों उत्तराखंड में प्रति व्यक्ति मंथली खर्च कितना किया। ये ग्रामीण क्षेत्र में ये रुपए में है, ठीक है, और ये शहरी क्षेत्र। समझ रहे हो क्या है। योजना आयोग ने बच्चों, उस टाइम पे योजना आयोग होता था, अब तो नीति आयोग गया। योजना आयोग ने क्या किया बच्चों, एक मंथली पर कैपिटा, जब तेंदुलकर समिति और रंगराजन समितियां बनी थी गरीबी के लिए, सुनी तो होंगी, गरीबी के लिए 4 कमेटी भारत में बहुत प्रसिद्ध हुई। एक है वाई के अलग कमेटी 77 में बनी थी, 79 में रिपोर्ट दी थी। एक है लकड़वाला कमेटी, शायद 90-91 के दौर में वो बनी थी। एक है सुरेश तेंदुलकर कमेटी 2005 में बनी थी, 2009 में रिपोर्ट दी थी। एक है रंगराजन कमेटी 2012 में बनी थी, 2014 में रिपोर्ट दी थी। इन कमिटीज ने जो रिकमेंडेशंस दी उसके आधार पे योजना आयोग तथा उस टाइम पे तात्कालिक योजना आयोग ने एक कॉन्सेप्ट निकाला बच्चों, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, यानी कोई व्यक्ति एक माह में कितना खर्च कर रहा है। इसके भी उसने 2 तरीके निकाले। एक निकाला उसने कहा कि यार यूनिफॉर्म जो अपने आप में रिकॉल पीरियड होता था एक बार, ठीक है, यूआरपी कहते कुछ कहते थे उसको, मतलब आप एक महीने में ये सोचो कि आपसे पूछा जाएगा सर्वे में, पिछले एक महीने में आपने खाद्य पदार्थ में लगभग कितना खर्च किया, दवाओं में कितना किया, जूते में कितना किया, कपड़ों में कितना किया, इस तरीके से चीजें होती हैं। ठीक है, और एक वार्षिक आधार पर 5 वस्तुएं होती है, जिसका एक साल में पूछेगा उसका, जैसे जूता चप्पल, क्योंकि जूता चप्पल हर महीने तो लोगे नहीं, एक साल में जूता चप्पल का कितना खर्च हुआ होगा, या ईंधन वगैरह कुछ इस टाइप की चीजें, 5 वस्तुएं, वो मैं नहीं जाऊंगा। तो आपका मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कितना हो रहा ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र में 2023-24 के आंकड़ों के अनुसार, ये आपको मैं बताना चाह रहा हूं। तो ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों ये है कितना, जो भारत में उत्तराखंड में 5003 रुपया, और शहरी क्षेत्र में 7486, ये है 5003 रुपये, 5003, ये है 74 रुपये 7486। यानी उत्तराखंड में
वर्ष 2023-24 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर इनमें से कितना रहा? 5,000, 3, 4,049, आत्मा परमात्मा के पास पहले ही चली, पता ही नहीं, यहीं पे चलेगी। आधे बच्चे सुन के अच्छा ऐसा भी पूछ सकते हैं, लेकिन आधे एक्टिव हो गए होंगे, उन्होंने अपनी खोपड़ियाँ इतनी तेज कर दी होगी कि हाँ यार कह तो ठीक रहे हैं सर, क्योंकि जब पेपर देखते हैं तो हर बार 2-3 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हमेशा लगता है कि ये कहाँ से आ गया। हो सकता है कि अगले बार यही पूछ दे कि कहाँ से आ गया, फिर उस समय जो पढ़ रहा होगा आगे बढ़ेगा, जो नहीं पढ़ रहा होगा वहीं का वहीं रहेगा, वो उसी में रहेगा। चंद्रवंश की स्थापना किसने की? कनकपाल कहाँ से आया था? धार नगरी गुजरात से आया था। और इसके अलावा सहसपाल कौन था? यही पढ़ते रहेगा वो। अरे भाई 1-2 बार पढ़ो, रिवाइज करो, आएगा आएगा, नहीं आएगा नहीं आएगा, लेकिन ये तो इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। जबकि पता है आपको, ग्रामीण व शहरी क्षेत्र अगर भारत के हिसाब से देखोगे तो भारत से ज़्यादा उत्तराखंड में है दोनों जगह, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्र में उत्तराखंड भारत में था 4142 रुपये। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, पता है आपको। ग्रामीण क्षेत्र में इंडिया में अगर आप देखोगे 4142 सिर्फ तुलना के लिए है, ठीक है। और शहरी क्षेत्र में अगर आप इंडिया के मतलब देखोगे, एमपी मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर कितना हुआ, और रहा बच्चों 6996, यानी लगभग 7,000, ठीक है। ये था, तो ये था कुछ आर्थिक सर्वे से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बच्चों। ये आपको क्योंकि सीपीआई वाला समझाने में टाइम लग गया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है बच्चों, वो है आपका एग्रीकल्चर वाला। यानी आपका जो एग्रीकल्चर का सेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसमें आपको बताऊंगा कि एग्रीकल्चर में कितना है, क्रॉपिंग पैटर्न कितनी है, सबसे ज़्यादा उत्पादन किस चीज़ का कहाँ होता है। एक बार अब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, क्रैश कोर्स मत लिखना कमेंट सेक्शन में 2-3 दिनों के लिए, क्योंकि एक बार इकोनॉमी सर्वे खत्म करने दो। आप ये मान के चलो कि सर क्रैश कोर्स ही पढ़ा रहे हैं, मतलब इसके बाहर क्रैश कोर्स ही लिख दूं क्या, आर्थिक सर्वे छोड़ के? आप सोचना कि क्रैश कोर्स में आज ये कवर करा रखा है, क्योंकि मैं जानता हूं बच्चों इसकी इंपोर्टेंस क्या है। 3-4 दिन इसमें लगेंगे। अभी मान के चलिए इस हफ्ते फ्राइडे से पहले पहले मैं आज क्या है, मंगल बुध बृहस्पति शुक्र, मतलब इस हफ्ते में खत्म कर दूंगा इकोनॉमी सर्वे। 3-4 क्लासेस लगती हैं बच्चों, आज 3 क्लासेस हो रखी, 2-3 क्लासेस और आएंगी, मतलब मान के चलो फ्राइडे या सैटरडे तक इसको आएगा। उसके बाद मैं आपसे कह रहा हूँ कि उसके बाद हम लगातार क्रैश कोर्स की ओर जाएंगे, क्योंकि अपर पीसीएस का एग्जाम भी है, वो भी कवर कर लेंगे इस चीज़ को। फिर करंट अफेयर्स वगैरह बीच बीच में देते रहूँगा। पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, वो भी बच्चे कवर कर लेंगे इसको। बीपीडीओ वीडियो जिसका भी है वो कवर करेंगे ही करेंगे, ठीक है। ये थी चीज़ें। आई होप कि ये चीज़ें आपकी समझ आई होगी। आप इसको अपने मतलब एक मजबूती बना के चलना। ऐसा मत सोचना कि क्या पढ़ाया, क्या टफ तो नहीं लगा, ऐसा वैसा। आप ये मान के चलो कि आपने आज सीख ली ये चीज़ें कि हाँ ऐसा भी पूछ सकता है, तो उसके आधार पर अपनी स्ट्रेटेजी को आगे लेके जाइए, मेहनत कीजिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।